हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीबी श्रीवास्तवा क्लासेस। हम इस वीडियो में यूपीएसएससी जो पेट है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, है ना। इस वीडियो में हम जो 15 अक्टूबर 2022 को जो पेपर हुआ था प्रथम पाली की, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पहली बार जो तांबे का उपयोग, तांबा जो होता है ये धातु होता है, इसे हम इंग्लिश में कॉपर बोलते हैं। इसका उपयोग सबसे पहली बार, है ना, विश्व में कब किया गया था? तो ये ताम्र पाषाण युग जब हुआ था, चाल्कोलिथिक एज था, उस समय हमने सबसे पहली बार तांबे धातु का उपयोग किया था। ओके, नेक्स्ट है, सबसे पहली बार, है ना, प्रथम बौद्ध जो संगीति था, पोस्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था, ये कहाँ पे हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। राजगीर कहाँ है? बिहार में है ना। और है ना, दूसरा कहाँ पे हुआ था? दूसरा आपका क्या कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। ओके, वैशाली में हुआ था। तीसरा कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र, जो अभी पटना है ना, पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में हुआ था। ओके, कश्मीर में हुआ था, है ना। इसे कराया गया था किसके द्वारा? इसे कराया गया था अजातशत्रु के द्वारा। जो पहला जो बौद्ध संगति था, उसमें अजातशत्रु क्या थे? मगध के सम्राट थे। उसके बाद वैशाली में जो हुआ, उसे किसके द्वारा कराया गया था? काला अशोक के द्वारा कराया गया था, जो शिशुनाग डायनेस्टी के एक शासक थे। उसके बाद पाटलिपुत्र में जो थर्ड काउंसिल हुआ था, इसे किसने कराया था? तो इसे अशोका ने करवाया था, मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। और जो कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में जो चौथा सम्मेलन हुआ था, उसे किसने कराया था? उसे कनिष्क ने कराया था, है ना, कुषाण वंश के। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? है ना, अशोक जो थे, मौर्य एम्पायर जो अशोक थे, ये अपना नाम जनरली ये इन्होंने ही इंस्क्रिप्शन, जो पत्थर पे जो लिखावट होता है ना, उसे इन्होंने ही शुरू किया भारत में, है ना। तो ये जो है ना, अपने जो इंस्क्रिप्शन होते थे, शिलालेख होते थे, उस पर अपना नाम अशोक ना लिखवा के क्या लिखवाते थे? देवनाम प्रियदर्शी लिखवाते थे। ओके, तो देवनाम प्रियदर्शी, है ना, कौन किस राजा को कहा जाता है? तो मौर्य सम्राट अशोक को कहा जाता है। ओके, संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किस शासक के समय बहुत लोकप्रिय हुआ? ये पेट्राडोरा एक जो है, ये आर्ट का एक फॉर्म है। जैसे मार्बल की कोई इमारत बनती है, उस पर फ्लावर का डिजाइन बनाया जाता है ना, रंगीन फ्लावर का डिजाइन वगैरह बनाया जाता है, उसको ये हम क्या बोलते हैं? पेट्राडोरा बोलते हैं, है ना। और किस जो शासक के समय ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था? तो मुगल शासक शाहजहाँ जो थे, शाहजहाँ के समय में ये बहुत ज़्यादा ही क्या था? पॉपुलर था। ओके, नेक्स्ट है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तब भारत के निम्नलिखित में से किसका शासन था? है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई, तो भारत में किसका रूल था उस समय? तो मुगल साम्राज्य का उस समय रूल था। उस समय अकबर क्या थे? राजा थे। अकबर क्या थे? एम्पायर थे भारत के। ओके, अकबर के समय ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ओके, 1599 में 1599 में क्या हुआ था? 1599 में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और तब जो भारत के जो शासक थे वो कौन थे? अकबर थे, जो कि एक मुगल एम्पायर थे, मुगल बादशाह थे। ओके, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? जो भूदान और ग्रामदान मूवमेंट था, ये किसने चलाया? तो ये विनोबा भावे ने चलाया। जनरली इस मूवमेंट में क्या था कि पहले जो हमारा देश जो देखते थे हम, ब्रिटिश के समय पे क्या था, एक ज़मींदार के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होता था और दूसरे जो किसान के पास कोई भी ज़मीन नहीं होता था। तो जो बड़े बड़े जो ज़मींदार थे, उनको ये बोला गया कि आप अपने ज़मीन को क्या करो? सरेंडर करो, ताकि जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको दिया जा सके। और इसी आंदोलन में क्या कहा गया? भूदान ग्रामदान। ओके, इसमें बहुत से ऐसे ज़मींदार थे जिन्होंने अपनी जो भूमि था उसको दान भी किया, है ना। और ये मूवमेंट किसने चलाया था? विनोबा भावे जी ने चलाया था। ओके, नेक्स्ट है, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी के आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था?
ड्यूरिंग द डांडी स्टॉल्ट मूवमेंट विच अमंग द फॉलोइंग सोशल एक्टिविस्ट्स हैव परस्यूटेड गांधी जी नॉट टू रिस्ट्रिक्ट द प्रोटेस्ट टू द मेन अलोन। ऐसा किसने गांधी जी को सलाह दिया था कि जो ये आप मूवमेंट चला रहे हैं, डांडी मूवमेंट है ना, जो 1930 में चला था, जिसके शुरू है ना, जिसके साथ ही किसकी शुरुआत हुई थी, कौन से मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, तो हुई थी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट की शुरुआत हुई थी डांडी नामक यात्रा के साथ, है ना। तो इस मूवमेंट को केवल पुरुषों तक ना सीमित रख के इसमें है ना महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए, ऐसा किसने बोला गांधी जी को, तो वो थे कमला देवी चट्टोपाध्याय जो थी, इन्होंने बोला कि इसे है ना महिलाओं के लिए भी है ना खोल देना चाहिए इस मूवमेंट का दरवाज़ा को, है ना, ताकि इस मूवमेंट में महिलाएं भी भाग ले सकें। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रवादी की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कैम विथ विच अमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशन, है ना, सबसे पहली बार है ना जो अभिव्यक्ति है ना राष्ट्रवाद की पहली बार स्पष्ट अभिव्यक्ति, है ना, पहले ही बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं, लेकिन कौन सा ऐसा मूवमेंट था जहाँ से राष्ट्रवाद निकल के आया सामने, है ना, और उस स्पष्ट रूप से सामने निकल के आया, है ना, नेशनलिज्म कहाँ से निकल के आई, तो फ्रांसीसी जो क्रांति थी, है ना, जो फ्रांसिस रिवॉल्यूशन था, वहाँ से ही तो राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है, राष्ट्रवाद की जो आपकी अभिव्यक्ति है, वो स्पष्ट रूप से निकल के सामने आई। ओके, क्योंकि इस जो मूवमेंट था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यहाँ से क्या क्या निकला, लिबर्टी, इक्विटी और फ्रेटर्निटी। ओके, ये तीन चीज़ें यहाँ से निकल के आई और यहाँ से ही राष्ट्रवाद का एक स्पष्ट अभिव्यक्ति सामने निकला। ओके, नेक्स्ट है सरकार ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई में से सिंध प्रांत तक का निर्माण किया, है ना, जो सरकार थी उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की, है ना, उसने किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत को अलग किया, है ना, सिंध प्रांत और बम्बई का जो प्रांत था वो दोनों एक में था। सिंध प्रांत हो गया जनरली पाकिस्तान में अभी पड़ता है, वो एरिया जो हो गया वो सिंध का एक प्रांत था पंजाब के बगल वाला, और ये किसके अंडर आता था, तो है ना ये आता था बॉम्बे के अंतर्गत आता था। तो 1935 का अधिनियम था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो अधिनियम था, उसके तहत ही सिंध प्रांत को बम्बई प्रांत से अलग किया गया। पहले दोनों एक ही था, है ना, उसके बाद बम्बई को अलग किया गया, सॉरी सिंध को अलग किया गया बम्बई से। ओके, जैसे 2000 में क्या किया गया, 2000 ईस्वी में क्या किया गया, उत्तर प्रदेश से ही उत्तराखंड को अलग किया गया, है ना, वैसे ही बम्बई प्रांत से सिंध प्रांत को, है ना, भारत सरकार की जो अधिनियम थी 1935 की, उसके तहत ही है ना अलग किया गया। ओके, प्रसिद्ध युद्ध का नाम चलो दिल्ली किसने दिया था, है ना, ये स्लोगन किसका है दिल्ली चलो का, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, है ना, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से इस है ना दिल्ली चलो जो नारा था ये इन्होंने दिया था। ओके, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, है ना, कौन कौन से देश के बीच में स्थित है, तो ये माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल और तिब्बत, जो है ना नेपाल है, ये नेपाल, और उसके बाद जो तिब्बत है जो चाइना का एक ऑटोनॉमस प्रांत है ना, उसके बीच में ही एक क्या है जो एवरेस्ट है ये स्थित है। ओके, नेपाल और तिब्बत के बीच में ये माउंट एवरेस्ट स्थित है। ओके, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विथ हाई ह्यूमिडिटी, क्योंकि इस समय अक्टूबर में क्या होती है, बहुत ज़्यादा है ना ह्यूमिडिटी होती है ना, बहुत आर्द्रता होता है, सूखापन होता है ना, और इसके कारण ही जो हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है, उच्च आर्द्रता जो हाई ह्यूमिडिटी के कारण ही जो है ना उच्च तापमान देखने को मिलता है, इसलिए अक्टूबर के महीने में क्या देखने को मिलती है, गर्मी देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट भारत मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? हम जानते हैं कि हमारा ग्लोब कैसे मूव करता है, वेस्ट टू ईस्ट, है ना, पश्चिम से पूरब की ओर मूव करता है। ओके, और हमारा जो कंट्री है भारत, वो ग्रीनविच जो मीन टाइम एक इमेजिनरी लाइन रखा गया है ताकि हम क्या कर सकें, टाइम को डिवाइड कर सकें, है ना, जो कि ब्रिटेन में, तो वहाँ से हमारा जो कंट्री है इंडिया,
वो लगभग 5.5 घंटे की दूरी पे स्थित है। ओके, ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ पे है? 0 डिग्री पे है, और हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना पे है? 82.5 डिग्री। ओके, 82.5 डिग्री। ओके, ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ओके, और ये कितने समय की दूरी पे है? तो 5.5 घंटे की दूरी पे है। कहाँ से? ग्रीनविच मीन टाइम से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इकोनॉमिक फैक्टर फॉर इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एबिलिटी ऑफ वाटर है ना, इसमें तो कोई हमें हमें पानी खरीदने के लिए हम जनरली हमें है ना पानी खरीदने के लिए कोई पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, तो ये इकोनॉमिक में नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी है ना, जो कि गंगा की एक क्या है? ट्रिब्यूटरी नदी है ना, ये गंगा में आके मिलती है। ओके, खगड़िया में ये गंगा में आके मिल जाती है। सप्तकोशिकी ये नेपाल से निकलती है, और ये खगड़िया डिस्ट्रिक्ट जो बिहार का है वहाँ पे आके है ना ये गंगा में मिल जाती है। और ये है ना जब बरसात के दिन होते हैं उसमें ये है ना बिहार में बहुत ज़्यादा तबाह मचाती है, इसलिए इसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ओके, सौरव ऑफ बिहार का। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? है ना, फाइनल अप्रूवल ऑफ 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया वाज गिवन बाय हुम अमंग द फॉलोइंग। है ना, तो ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती है जो 5 ईयर प्लान को क्या करती थी? फाइनल अप्रूवल देती थी। सबसे पहले ये कहाँ से आता था? तो सबसे पहले ये आपकी प्लानिंग कमीशन बनाती थी इसको, फिर ये प्लानिंग कमीशन से बन के कहाँ जाता था? कैबिनेट के पास जाता था, है ना। कैबिनेट क्या करता था? जो कैबिनेट इसको फिर से चेक करता था, और उसके बाद ये अप्रूवल देता था। तो उसके बाद कहाँ जाता था? ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पास जाता था। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अपना फाइनल क्या अप्रूवल देता था, तो ये पार्लियामेंट में रखा जाता था। ओके, तो जो फाइनल अप्रूवल जो मिलना था है ना 5 ईयर प्लान को, कहाँ से मिलता था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से मिलता था। ओके, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरण में अधिकांश गतिविधियाँ किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? तो विकासशील जो देश होती है, जो डेवलपिंग कंट्री होती हैं, उनमें सबसे पहले प्रथम चरण में किसकी डेवलपमेंट की अपेक्षा की जाती है? तो प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? एग्रीकल्चर, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो सबसे पहले किस चीज़ का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है? तो प्राइमरी सेक्टर का, उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, उसके बाद फिर सर्विस सेक्टर का। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन का स्ट्रेटेजी क्या था? तो हाई यील्ड वैरायटी सीड हो गया, है ना, HYV सीड हो गए, है ना, हाई यील्ड वैरायटी सीड। उसके बाद फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन, ये 3 चीज़ जो है ये हरित क्रांति क्या है? जो पार्ट है, हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक है ना? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कमर्शियल बैंक? कॉमर्शियल बैंक कौन सा नहीं है? सिडबी। सिडबी क्या है? एक रेगुलेटिंग बॉडी है, ये रेगुलेट करता है ना, जो ये क्या है? सिक्योरिटी जो मार्केट होती है, जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह हो गया, उसको रेगुलेट किया जाता है सिडबी के द्वारा। तो एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, ये वाणिज्य वाला काम नहीं करता, ये रेगुलेशन वाला काम करता है। जैसे RBI करती है ना बैंकों को रेगुलेट, वैसे ही ये जो सिक्योरिटी मार्केट होती है उसको रेगुलेट करने के लिए सिडबी को बनाया गया है, और एक रेगुलेटिंग बैंक है, ये वाणिज्यिक बैंक नहीं है, कमर्शियल बैंक नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? ओके, तो कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है जिसको एस्टैब्लिश किया जाता है लॉ के द्वारा, अगर है ना किसी भी चीज़ों को इस्टेब्लिश किया जा रहा है लॉ ला के प्रॉपर तरीके से पार्लियामेंट में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोलेंगे, वैधानिक निगम बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन से शामिल नहीं है? इंडियन यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया हु अमंग
द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। चीफ मिनिस्टर इसमें शामिल नहीं होते। चीफ मिनिस्टर क्या होते हैं? ये स्टेट एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। ये यूनियन जो है ना, भारत की संघीय कार्यकारिणी का पार्ट नहीं होते हैं, ये स्टेट की कार्यकारिणी का एक हिस्सा होते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ओके, तो संघ की कार्यकारिणी में कौन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं, ओके, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, और अटॉर्नी जनरल, ये किस में आते हैं? आपके भारत के संघ में आते हैं। ओके, किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट, दोनों को क्या है? मौलिक अधिकार जो होते हैं उसको लागू करने के लिए शक्ति इन दोनों को प्रदान है। ओके, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, है ना, उनको इम्प्लीमेंट करने का क्या है? अधिकार है। अगर किसी भी इंसान का, है ना, फंडामेंटल राइट को कोई भी हानि पहुंचती है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है या फिर हाई कोर्ट में जा सकता है। ओके, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन आता है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है ना। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और एक वैधानिक निकाय है, स्टेचुटरी बॉडी है, और ये होम अफेयर गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो कौन सी ऐसी बॉडी है जो, है ना, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यूनियन टेरिटरीज होते हैं, उनमें हाई कोर्ट इस्टेब्लिश कर सकता है? तो हमारी संसद है, पार्लियामेंट है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में डायरेक्टली किसका कंट्रोल होता है? सेंट्रल का, है ना। और सेंटर के लिए जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो कौन सी है? वो है पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है ना, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है ना। जैसे दिल्ली में है, दिल्ली जो एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, और वहाँ पे क्या है? आपको हाई कोर्ट देखने को मिलेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में देख लीजिए आप, वो भी एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, और वहाँ पे भी आपको हाई कोर्ट देखने को मिलेंगे। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो कौन सा ऐसे आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है ना? तो है आर्टिकल 124। जो अनुच्छेद 124 है वो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके इस्टेब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसके बारे में बताता है। ओके, जो तारे हम देखते हैं, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो तारे का रंग, जैसे सूर्य को देखते हैं तो पीला नज़र आता है, और दूसरे तारे देखने को मिलते हैं जो रात में देखने को मिलते हैं वो वाइट कलर के देखने को मिलते हैं। तो उसके तापमान पे ये डिपेंड करता है कि उसकी, है ना, कलर कैसी दिखेगी। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो होता है ना, जिसके कारण हमारे वातावरण का टेम्परेचर क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसे ही हम क्या बोलेंगे? ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। तो इसके लिए कौन सी गैसें जिम्मेदार होती हैं? तो ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं ये इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। ओके, नेक्स्ट, न्यूमोनिया मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करते हैं? जो न्यूमोनिया होता है वो जो ह्यूमन की बॉडी है उसमें कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है? तो फेफड़ा, जो लंग्स होता है उसको ये इफेक्ट करता है, लंग्स को इफेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? मतलब फाइबर प्लांट नहीं है, सॉरी, प्लांट फाइबर नहीं है ना, उसे प्लांट से नहीं निकाला गया। नायलॉन, नायलॉन क्या होता है ना, आर्टिफिशियल तरीके से, एक आर्टिफिशियल फाइबर है, आर्टिफिशियल तरीके से इसे बनाया जाता है। इसे ना तो पौधे से लिया जाता है, ना ही किसी जानवर से लिया जाता है, ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है। ओके, नायलॉन। नेक्स्ट है, पादप कोशिकाएं भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? प्लांट सेल वॉल इज मेड ऑफ व्हाट ऑफ द फॉलोइंग? तो ये सेलुलोज से बनी हुई होती है, सेलुलोज से ये बनती है। सेलुलोज जो होता है ना, कोशिका में होता है। तो पादप कोशिका भित्ति जो होती है, पादप जो प्लांट सेल वॉल होता है, ये सेलुलोज का बना हुआ होता है। ओके, नेक्स्ट है, मैथमेटिक्स के कुछ प्रश्न है।
अगर हम इसको गुना करेंगे तो कितना निकल के आएगा 32.9272, और इसमें अगर हम 2.9272 को माइनस करते हैं तो कितना हमारे पास आ जाएगा 30 आंसर। ओके, नेक्स्ट है, अगर हम इसको देखते हैं तो देखिए ऊपर में जितने भी वर्ड हैं और नीचे में जितने भी वर्ड हैं सब सेम है, बस यहाँ पे क्या है एक एक जीरो ज़्यादा है पॉइंट के बाद, है ना, और सभी टर्म क्या है स्क्वायर में है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ये ऊपर वाले जितने भी वर्ड हैं वो 100 गुना ज़्यादा हो जाएंगे किससे, नीचे वाले टर्म से। तो अगर दोनों को हम काटते हैं तो क्या मिलेगा हमारे पास 100 मिलेगा। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पे 40% जो व्यक्ति है वो न्यूज़पेपर एक्स को पढ़ते हैं, 50% जो पर्सन है वो 50% जो व्यक्ति हैं वो वाई समाचार पत्र को पढ़ते हैं, और जिसमें 10% ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों समाचार पत्र को पढ़ते हैं। तो कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों में से कोई समाचार पत्र को नहीं पढ़ते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है 100 माइनस दोनों को जोड़ दीजिए, कहाँ गए ये 50 + 40, एक्स को पढ़ते हैं और वाई को ही पढ़ते हैं, 50 + 40 है ना, और इसमें घटा दीजिए आप जिसमें दोनों को पढ़ते हैं तो -10। ओके, तो ये हो गया 100 माइनस 50 + 40 90, और 90 में से 10 घटाए तो कितना हो गया 80, है ना। तो 100 में से 80 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 20%। 20% ऐसे लोग हैं जो दोनों में से किसी भी न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ते हैं। ओके, मापों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है, तो पांचवा परिणाम क्या है। द एवरेज ऑफ द 5 रिजल्ट इज 46 एंड द फर्स्ट 4 इज 45, द फिफ्थ रिजल्ट इज, तो पांचवा रिजल्ट क्या हो जाएगा इसका हम बनाएंगे तो ये निकलेगा 45 × 4 + x / 5 इज इक्वल टू 46। ओके, अभी 45 × 4 कितना हो गया 180 + x इज इक्वल टू 46 × 5। ओके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 45 × 4 कितना हो गया आपका, ये हो गया 180, ओके, प्लस x, है ना, 3 एक मिनट, यहाँ पे कितना हो गया 180 + x इज इक्वल टू 230। ये 46 को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 230 आएगा। ओके, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 230 में से अगर हम 180 को घटा देते हैं तो कितना निकल के आ जाएगा 50। तो आंसर हमारा क्या है 50। ओके, अगर हम यहाँ देखें 35 में, तो ये रूट अगर निकाले दोनों का तो रूट हमें कितना कितना देखने को मिलेगा, तो रूट हमें देखने को मिलेगा 5.46 देखने को मिलेगा इसका, और इसका कितना देखने को मिलेगा 8.8। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14.26 हो जाएगा। तो ये आंसर हमारे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो ये है महा प्लस ऋषि। महा प्लस ऋषि क्या होता है, महर्षि कहलाता है। ओके, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही विकल्प है ना, सही नहीं, तो है अवलंब, अविलंब, अधर और विलोकित। ये जो है दो शब्द युग्म है जिसका अर्थभेद सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट है किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। पार्वती, रुद्राणी और भवानी तीनों एक ही देवी के नाम है ना, और ये पर्यायवाची शब्द हैं। ओके, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है ना, जिसमें नूतन मीन्स नया, पुरातन मीन्स पुराना। ओके, नेक्स्ट है ख्याली पुलाव पकाना। ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है,
असंभव बात की कल्पना करना, जो बात हो ही नहीं सकता उस बात की कल्पना करना को हम क्या बोलते हैं? ख्याली पुलाव पकाना। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे पैसेज है ना, आप पढ़ लेंगे, है ना। यहाँ पे आंसर हम देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। वाज कैरोलिन ब्रदर एन आउटडोर टाइप? तो नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो इंडोर टाइप में है ना। वाई वेयर द स्क्वेलिड कलेक्टेड फॉर बेटिंग? स्क्वेलिड की वो क्यों कलेक्ट किया गया था? तो बेटिंग करने के लिए इसको खरीदा गया था। ओके, कलेक्ट किया गया था। सिनोनियम्स क्या है पार्शियल का? तो इनकम्प्लीट। पार्शियल मीन्स थोड़ा सा होता है, और इसका जो सिनोनियम्स होगा इनकम्प्लीट होगा। ओके, और यहाँ पे एंटोनियम पूछा गया है डिसअपॉइंट का। डिसअपॉइंट मीन्स क्या होना? निराशा। सेटिस्फाई मीन्स है ना संतुष्ट होना। ओके, ये इसका एंटोनियम्स हो गया। एंटोनियम्स मीन्स ऑपोजिट वर्ड, सिनोनियम्स मीन्स समानार्थक शब्द। ओके, अगर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें, तो यहाँ पूछ रहा है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग और कंपाइलिंग डिक्शनरीज, है ना। ऐसा प्रैक्टिस है ना जिसमें डिक्शनरी को क्या किया जाता है? राइट किया जाता है, एडिट कर किया जाता है और कंपाइल किया जाता है, उसे क्या बोला जाएगा? लेक्सिकोग्राफर, है ना। लेक्सिकोग्राफी उसको बोला जाता है। डिक्शनरी को जो भी राइट करता है, एडिट करता है, कंपाइल करता है, उसको हम लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं, और इस प्रैक्टिस को हम लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है ना। यहाँ पे एक नीलेश जो है, उन्होंने एक औरत की ओर इशारा करते हुए क्या बोलता है? ये पत्नी जो है ना, ये लड़की, ये औरत जो है, ये मेरे पत्नी के दादा, मतलब पत्नी के ग्रैंड पेरेंट, है ना। ग्रैंड पेरेंट के ओनली जो संतान है, मतलब उन, है ना, उनके ससुर, है ना, फादर इन लॉ, है ना, फादर इन लॉ, उनकी इकलौती बेटी है, मतलब इनकी वाइफ हुई। ओके, यहाँ पे जो ओड वन है, असंगत अलग करे, यहाँ पे बोला गया है। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो 8 जो है ये 2 का क्यूब होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 27 जो होता है ये 3 का क्यूब होता है। 64 ये 4 का क्यूब होता है। 100 जो है यहाँ पे ये किसी का क्यूब नहीं होता है। 125 5 का क्यूब होता है। 216 6 का क्यूब होता है, और 343 ये 7 का क्यूब होता है। बट 100 जो यहाँ पे है ये किसी का भी क्यूब नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ओड या असंगत बोलेंगे वो 100 है। ओके, अगर 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, है ना। तो 6 10 बीच में एक क्या पड़ रहा है? 2008 लीप ईयर पड़ रहा है। 6 से 7 एक दिन ज़्यादा हुआ, 7 से 8 एक दिन ज़्यादा हुआ, 8 से 9 2 दिन ज़्यादा हुआ, क्योंकि 8 क्या था? लीप वर्ष था। और हाँ सॉरी, 6 से 7 7 से 8 8 से 9 और 9 से 10 मतलब एक दिन, मतलब कितना टोटल दिन ज़्यादा हो गया? एक्स्ट्रा हो गया, 1 2 2 4 और 1 5 5 दिन ज़्यादा हुआ। अगर 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो उसमें 5 दिन हम जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। उसके बाद 5वां दिन क्या होगा? शुक्रवार होगा। तो 1 जनवरी 2010 को क्या था? शुक्रवार। ओके, अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसमें कथन है सभी किताबें पेपर। जितने भी किताब हैं, किताब को मान लें हम के से डिनोट करें तो सभी किताब क्या हैं? पेपर हैं, ये पेपर हैं। ओके, कुछ पेपर जर्नल हैं, कुछ पेपर को हम क्या बोलते हैं? जर्नल हैं। ओके, और कुछ जर्नल क्या हैं? कैलेंडर हैं। कुछ जर्नल क्या हैं? कैलेंडर हैं। सी से हम डिनोट करते हैं कैलेंडर को। तो यहाँ पे निष्कर्ष क्या पूछ रहे हैं? कुछ जर्नल किताबें हैं? तो बिल्कुल नहीं है। कुछ जर्नल क्या है? किताब नहीं है, क्योंकि किताब है ना टोटली डिफरेंट है। कुछ कैलेंडर पेपर हैं? नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि कैलेंडर किससे रिलेटेड बताया गया है क्वेश्चन में? तो जर्नल से बताया गया है। कुछ किताबें जर्नल हैं? बिल्कुल नहीं, है ना, क्योंकि जर्नल का रिलेशन किसके साथ है? पेपर के साथ है। कुछ किताबें कैलेंडर हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि किताब का जो रिलेशन है वो पेपर के साथ है।
तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पे नॉर्मल को अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो गैदर को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, तो हम यहाँ पे पहले देख लेंगे। एन से आर है ना, 4 प्लस में है ना, ओ से पी 1 प्लस में है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे गैदर देखेंगे, गैदर से 4 क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, जी से जी में 4 जोड़ेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, गैदर का सही फॉर्म हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिक ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? जो किस देश एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने पहला सिंथेटिक एम्ब्रोयो, जिसमें बच्चे है ना पलते हैं मम्मी के पेट में, तो वो इजराइल के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऐसा सबसे पहली बार किया है। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो ये गुजरात में इन्होंने इसे लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो चाइना था, जो है ना भारत को डराने के लिए क्या करता है, ताइवान के आसपास में और हमारे जो सीमा से आसपास में क्या करते रहता है, अभ्यास या फिर कुछ कुछ बनाते रहता है। ओके, ये करंट अफेयर्स हैं। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो ये कोलकाता में किया गया था। ओके, ये करंट अफेयर का पार्ट है, और अगर आप करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा वीडियो इस पे आता है। अब हम अभी तक 4 सीरीज कर चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं, मैं उसके लिंक कमेंट बॉक्स में पिन अप करवा दूंगा। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में है ना कौन से नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया? तो है स्काई लाइट नाम की एक है ना एक्सरसाइज, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सरसाइज इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट की गई थी जुलाई 2022 में। ओके, नेक्स्ट है, भारत के किन दो शहर के बीच में आकाश एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया था? फर्स्ट फ्लाइट ऑफ आकाश एयर हैज बीन इनॉग्रेटेड बिटवीन विच टू सिटीज ऑफ इंडिया? तो ये मुंबई और अहमदाबाद के बीच में ये पहला आकाश एयर जो पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया था। ओके, आज़ादी की अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? बढ़े चलो नाम का जो कैंपेन था वो आज़ादी के अमृत महोत्सव को लॉन्च करने के लिए लाया गया था, और इसे किस जो केंद्रीय मंत्री के द्वारा मंत्रालय के द्वारा लाया गया था? संस्कृति मंत्रालय, जो भारत के संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा ये जो नारा है बढ़े चलो, इसका ये लाया गया था। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारत भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलेकनी केंद्र की शुरुआत की है? नीलेकनी सेंटर एट A14 भारत टू एडवांस इंडियन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी, इसकी शुरुआत कौन सी आईआईटी ने किया है? तो आईआईटी मद्रास है, इसने इसकी शुरुआत की है। ओके, नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो वो है अमित शाह। अमित शाह की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाएं जो होती है उनकी तस्करी को कैसे रोका जाए और इससे है ना राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत किया जाए, तो ये अमित शाह की अध्यक्षता में ये सम्मेलन को आयोजित किया गया। अमित शाह हमारे क्या है, गृह मंत्रालय के मंत्री हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो गोवा है। गोवा में सभी घर में है ना नल का जल पहुंचता है अब, है ना, और ये ऐसा करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य गोवा बन गया है। ओके, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात ये हमारा पड़ोसी नहीं है। हमारे पड़ोसी कौन कौन से हैं? तो ऐसे पड़ोसी जो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। और जो समुद्री सीमा जो हमारे से शेयर करते हैं वो है कौन कौन है? मालदीव और श्रीलंका। ओके। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल करेंसी ऑफ हंगरी? हंगरी की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? तो है हंगेरियन फोरिट। हंगेरियन फोरिट उसका नाम है। जैसे हमारे जो देश का करेंसी का नाम क्या है? रुपया है ना। बांग्लादेश के बाद स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए, है ना। तो ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है ना। 1953 में सबसे पहली बार भाषा के आधार पे एक राज्य बना था। इससे पहले कोई भी ऐसी राज्य नहीं थी जो भाषा के आधार पे बनी थी। ये पहली ऐसी राज्य थी जो भाषा के आधार पे बना था। ओके। अगर आप लोकसभा में अगर सीट या फिर पद धारण करना चाहते हैं तो उसकी न्यूनतम आयु आपकी क्या होनी चाहिए? तो 25 साल होनी चाहिए। 25 साल के अगर आप हो गए तो आप लोकसभा इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज बिंग सेलिब्रेटेड ऑन, ये 22 मई को हर साल मनाया जाता है। 22 मई को हर साल क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो ये मंजुली द्वीप है, जो कि आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? असम में देखने को मिलता है। ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ये द्वीप बनाई जाती है। जनरली ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आती है यहाँ पे एक द्वीप का निर्माण करती है ना। और ये नदी के द्वारा द्वीप क्रिएट करने सबसे बड़ा है, ये द्वीप है नदी के द्वारा, है ना, बनाई जाने वाली, है ना, पूरे विश्व का। इसका नाम क्या है? मजुली द्वीप। मजुली द्वीप। और ये कहाँ पे है? असम में है, हमारे भारत में है। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य की लोक नृत्य है? नौटंकी उत्तर प्रदेश की, हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की क्या है? लोक नृत्य है। ओके। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो ओलंपिक जो कराई जाती है उसकी जो कमेटी है ना, उसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये स्विट्जरलैंड में है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? पावर्स ऑफ द माइंड किसके द्वारा लिखी गई है? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई है ना। महापुरुष जो थे उनकी बुक है पावर ऑफ द माइंड। यूएनएफसीसीसी है ना, यूनाइटेड नेशन फॉरेस्ट, है ना, एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, सॉरी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, ये इसका फुल फॉर्म है। ओके, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना। ये क्लाइमेट चेंज को रेगुलेट करने के लिए इस फ्रेमवर्क को बनाया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, इसका आपको पढ़ के और, है ना, उसका उत्तर देना है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करती है? तो उसका सही उत्तर होता है दुष्प्रभावों को सामने लाकर। साहित्य क्या करती है? साहित्य में जनरली क्या रहता है? जो समाज में दुष्प्रभाव रहते हैं उसको खत्म करने के लिए जो साहित्य लिखे जाते हैं, है ना, तो दुष्प्रभाव को सामने लाकर उसको खत्म किया जा सके, इसलिए जो साहित्य है वो लिखे जाते हैं। ओके। साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देती है? पुरानी पीढ़ियों की जानकारी हमें कैसे यहाँ से मिलता है? तो राष्ट्र का इतिहास इससे हमको पता चलता है। गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों का विचार, अनुसंधान और तत्कालीन साहित्य द्वारा ही इसे हम जान सकते हैं, क्योंकि साहित्य में ही इन सब का वर्णन होता है और वहीं से हम जानते हैं कि हमारी हिस्ट्री क्या था, हमारी कल्चर क्या थी, हमारे पूर्वज कैसे विचार रखते थे, हमारे में कैसे अनुसंधान हुआ एंड सो ऑन, है ना। तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? साहित्य से ही मिलती है। ओके। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उसे सुधार लाने की कोशिश की जाती है। आईना क्या करता है? दर्पण का काम क्या होता है? बस वो दिखाता है, वो सुधार कर नहीं करता। आप जैसे भी हैं
है ना, वो आपको बस दिखाएगा, सुधार नहीं करेगा। लेकिन साहित्य क्या करती है ना, साहित्य को हम दर्पण इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि वो जो भी चीज़ें उसे दिखाती है, अगर बुरी है तो उसको क्या करती है, उसमें सुधार भी करने की कोशिश करती है। इसलिए साहित्य क्या है, दर्पण से थोड़ी भिन्न है। ओके, नेक्स्ट है प्रस्तुत गद्यांश सर्वाधिक उचित शीर्षक। इसका उचित शीर्षक क्या होना चाहिए? तो ये साहित्य और समाज, साहित्य और समाज इसका क्या होना चाहिए? उचित शीर्षक जो होता है, जो हेडिंग होता है, वो होना चाहिए। साहित्य समाज के प्रति उनके उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो इसका आंसर होता है साहित्यकार जो होते हैं समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश ये देता है। ओके, नेक्स्ट फिर से एक अनुच्छेद है ना, इसको भी पढ़ के आंसर देना है। ओके, यहाँ पे क्या है, जिज्ञासु को सत्य और अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए, है ना। संकट का सामना भी करना चाहिए और आगे भी बढ़ना चाहिए। ओके, सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धारा पर चलने के समान क्यों बताया गया है? क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है, इसलिए इसे 80 की धारा पर चलने के समान बताया गया है सत्य और अहिंसा। सत्य अहिंसा बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मुझे सत्य पसंद है, लेकिन जब उसे इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है ना तो हम कहीं कहीं क्या कर देते हैं, चूक जाते हैं, है ना। तो उतना ही इसको, है ना, इसके मार्ग पे चलना उतना ही कठिन है ना, जितने इसकी मार्ग जितना सीधा लगता है ना सत्य और अहिंसा, उतना ही इसके मार्ग जो होता है ना वो बहुत ही कठिन होता है। नेक्स्ट है सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो भी था आंसर उसमें ये सभी है था। ओके, गद्यांश में चिरस्थाई शब्द का कौन सा विलोम शब्द है? चिरस्थाई मीन्स परमानेंट, है ना, जिसकी कभी भी नाश नहीं हो, है ना, उसका पर्यायवाची शब्द और उसका विलोम शब्द क्या होगा? क्षणभंगुर, जो तुरंत ही नाश हो जाए, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? क्षणभंगुर बोलते हैं। चिरस्थाई मीन्स जिसका कभी भी नाश ना हो। ओके, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो ये था, इसका आंसर होता है श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए ही हमें सत्य का साक्षात्कार करना चाहिए और ऐसे ही हमें सत्य की प्राप्ति करनी चाहिए। ऐसा नहीं थ्योरेटिकल तरीके से नहीं, आपको उसको पूरी तरीके से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हुए भी उसकी तलाश करनी चाहिए। ओके, यहाँ से अब आपका जो मैथ्स जो है वो शुरू होता है यहाँ से। तो यहाँ पे कुछ टेबल्स दिए गए हैं स्टैटिक्स के, है ना, यहाँ पे आप देखेंगे इस टेबल को, समझेंगे, उसके बाद आंसर जो है आप यहाँ पे क्वेश्चंस का देंगे। तो अगर हम पहले की क्वेश्चन की बात करें, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष जो ब्याज की औसत राशि थी कितनी चुकानी पड़ी? जो यहाँ पे दी गई है 2011 से 2015 के बीच में दी गई है। इसमें कुल जो वार्षिक ब्याज था उसका औसत कितना है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ब्याज का इंटरेस्ट ऑफ लोन कितना है, यहाँ पे नीचे दिया गया है। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं, है ना, इंटरेस्ट ऑफ लोन कितना, 13.4, 22.5, 31.6, है ना। अगर हम इसको जोड़ते हैं, है ना, 13.4 प्लस 22.5, है ना, इस वाले पार्ट को अगर हम जोड़ते हैं, प्लस 31.6 प्लस 26.4 प्लस 39.4, इसको जोड़ के हम क्या करते हैं, कितने, 1 2 3 4 5, है ना, कितने से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये कितना निकल जाएगा, 133.3 बाई 5 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 26.66 आ जाएगा और यही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इतने लाख रुपए क्या देने पड़ेंगे आपको, एनुअल अमाउंट इंटरेस्ट पर ईयर, है ना, इसका एवरेज निकल के आ जाएगा। ओके, अगर हम बोले दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि के लगभग कितना प्रतिशत है ना। तो हमको क्या करना है, जनरली जो वेतन है यहाँ पे, है ना, इसको जोड़ लेना है और क्या जोड़ना है, बोनस को जोड़ लेना है ना, उसको जोड़ना है आपको, है ना। तो हम अगर बोनस की बात करें, एक मिनट, बोनस को जोड़ते हैं हम यहाँ पे, तो बोनस का हमें कितना निकलता है, आपका 12 निकलता है। ओके,
और अगर हम सैलरी को जोड़ते हैं तो टोटल सैलरी कितना निकलता है, 1954 निकलता है। इंटू 100 कर लेंगे तो ये कितना निकल जाएगा, 61.4 सॉरी कितना परसेंट है पूछ रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉरी 12/1954 इंटू अगर हम 100 करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.614 आ जाएगा। मतलब लगभग कितना हो गया, 0.6%। ये आंसर हमारा हो जाएगा। ओके, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 के कुल व्यय के लगभग कितना प्रतिशत था। ओके, तो 2011 में टोटल अगर हम जोड़ते हैं, मतलब कैसे जोड़ना है हमको, तो 300 + 100 + 2 + 13.4 + 85, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना निकलता है हमारा, 500.4 ये निकलता है। ओके, और वही हम 2015 के अगर जोड़ते हैं तो कितना निकलता है हमारा, 732.36। ओके, हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, 500.4 जो 2011 का है और 732.36 ये किसका है, 2015 का है। इसको अगर हम 100 से गुना करते हैं तो कितना निकल के आ जाता है हमारे पास, 68.33%। ओके, 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी की कुल व्यय कितनी है। 2013 में बोला जा रहा है ना, जो कंपनी की कुल व्यय कितनी हो जाएगी, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2013 की सभी चीज़ को जोड़ लेंगे, 524 + 105 + 2.84 + 31.6 + 75, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, जो 738.44 लाख, जो क्या होगा आंसर होगा, बस जोड़ देना था यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है, इन सभी है ना, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात हमको निकालना है। तो है ना, अगर हम करों का कुल व्यय अगर जोड़ते हैं तो कितना निकल के आता है हमारे पास, तो वो निकल के आता है 436। और फ्यूल पे अगर हम जोड़ते हैं तो कितना निकल के आता है, 604। अगर इसको हम काटते हैं 4 से तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 109, और इसको 4 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 151। 109 रेशियो 151 ये आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पे बहुत सारे कार दी गई है, उसका यहाँ पे क्या दिया गया, माइलेज दिया गया है कार का। ओके, कार का माइलेज दिया गया है ना, डीजल कितनी है वो लेती है ना, एवरेज उसका दिया गया है, और 10 दिन में कुल कितना टाइम वो चली है यहाँ पे वो दिया गया है। ओके, तो 86 जो क्वेश्चन है वो है, 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था। तो अल्टो की अगर हम देखें तो 25/10 है ना, रेशियो कितना है, टियागो कितना है, 30/12, क्या हो जाएगा, 250 डिवाइड बाय सॉरी रेशियो 360, 0 कट गया, 25 रेशियो 36, ये देखने को क्या मिल जाएगी, हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका, है ना, मान लीजिए ऑटो और क्विड है ना, दो कारें हैं, है ना, मान लीजिए ऑटो ए पॉइंट से चल रही है, ऑल्टो एक पॉइंट से चल रही है, और क्विड जो है आपका ये कहाँ से चल रही है, बी पॉइंट से चल रही है। ओके, दोनों के बीच की दूरी कितनी बताई गई है, 2300 बताई गई है। ओके, और अगर हम दोनों की बात करें यहाँ पे, तो दोनों की यहाँ पे देख लीजिए, माइलेज क्या है, ऑल्टो की अगर 25 है, क्विड की 25 है, दोनों का लगभग बराबर है। अगर औसत डीजल पर डे की यूज की बात है तो ऑल्टो 10 लीटर पर डे लेती है, और वहीं आपकी क्विड क्या लेती है, 20 लीटर लीटर लेती है प्रतिदिन। और अगर 10 दिन के दौरान कुल गति तय करने में कुल समय कितना लिया गया, ऑल्टो के द्वारा 50 घंटे जहाँ लिया गया, वहीं क्विड के द्वारा दोगुना लिया गया। तो ऐसे केस में अगर हम देखें तो ऐसा बोला जा रहा है ना, कि दोनों कारें जब एक दूसरे के साथ आके मिलेगी, है ना, ए पॉइंट से ऑल्टो चल रही है, बी पॉइंट से क्विड चल रही है ना, अगर दोनों है ना कारें चलती है ना, और आके मिलती हैं
एक दूसरे से एक पॉइंट पे, उसके बाद जो ये आगे बढ़ती हैं, है ना, मिलने के बाद, तो कितने देर में, है ना, फाइंड द डिफरेंस ऑफ टाइम टेकन बाय ऑल्टो एंड क्विड टू रीच देयर डेस्टिनेशन आफ्टर मीटिंग ईच अदर। अगर ये इसके बाद यहाँ से चलती है और ये यहाँ से इसके बाद यहाँ चलती है, क्विड इधर चलती है, कितने है ना, अगर ये पहुँचते हैं तो इन दोनों के बीच में जो ए और बी पॉइंट पे पहुँचने के लिए, है ना, जो समय लगता है वो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो 0 आवर्स, क्योंकि हमने देखा है ना, दोनों का लगभग लगभग जितने भी डाटा थे सब समान थे। ओके, ऐसे केस में क्या होगा, दोनों बीच पे ही मिलेंगे और दोनों इधर उधर चलेंगे और सेम टाइम पे अपने अपने डेस्टिनेशन पे ये पहुंचेंगे। ओके, नेक्स्ट, एक दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितने समय, है ना, कि दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा कितने उसकी औसत गति से 900 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए दिए गए समय अनुपात, दोनों को समय अनुपात निकालना है, तो वो कितना निकल जाएगा, 56:59 यहाँ पे निकल के आपके पास सामने आएगा, है ना। नेक्स्ट है, यदि सभी कारों द्वारा 100 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी से क्रमशः 150 घंटे और 300 घंटे तय करती है, तो कार ए और बी की औसत गति के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो हमारा क्या देखने को मिलेगा, 61 किलोमीटर पर आवर देखने को मिलेगा। 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी के द्वारा कुल दूरी तय की गई का अनुपात क्या होगा, तो 18:25 हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो 91 से 95 तक क्वेश्चन है, ये ग्राफ बेस्ड है। इसमें अगर हम देखें तो 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या पूछी गई है। यहाँ पे बताया गया 2000 में कितने, 5000, 2000 जो ईस्वी है इसमें 5000 कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो 5000 ले लेंगे हम, है ना। उसमें, है ना, 2001 में क्या हो रहा है, 500 कर्मचारी अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो एक 400 कर्मचारी, है ना, कम हो रहे हैं, तो इसमें, है ना, अगर हम दोनों माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 कर्मचारी कुल मिला के बच रहे हैं एक्स्ट्रा, है ना। अगर हम वही 2002 की बात करें तो 600 कर्मचारी अगर कंपनी को छोड़ रहे हैं, 450 कर्मचारी क्या कर रहे हैं, कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो 2002 में क्या हो रहा है, 150 लोग क्या कर रहे हैं, कम हो रहे हैं कंपनी से। अगर वही 2003 में अगर हम बात करें तो क्या देखने को मिल रहा है, अगर 600 कर्मचारी ज्वाइन कर रहे हैं और 550 कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, 50 लोग कंपनी में जुड़ रहे हैं। तो हम अगर बात करें 2003 में टोटल कंपनी में कितने लोग हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 100 और 150, 150 ये कट जाएगा, तो कुल जो कंपनी में बचे हुए कितने लोग हो जाएंगे, 5000 हो जाएंगे, वही 5000 के 5000 ही रहेंगे। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या अधिकतम कमी देखने को मिली है, तो अगर हम 2000 में देखें तो कितने लोग, है ना, बढ़े या घट रहे हैं, तो -200 लोग क्या कर रहे हैं, घट रहे हैं, है ना। और 2003 की बात करें तो 50 लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। 2004 में 50 लोग बढ़ रहे हैं, 2006 में -50 लोग घट रहे हैं, और 2000, है ना, सॉरी 5 में 50 लोग घट रहे हैं, 2006 में 100 लोग घट रहे हैं। तो हम यहाँ पे 2002 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है हमें, है ना, तो बढ़ोतरी या घटोतरी देखने को मिल रहा है ना। 2002 में, है ना, 50 लोगों की, है ना, क्या देखने को मिल रही है, पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले संख्या में प्रतिशत वृद्धि देखने को मिलेगी, है ना, सबसे ज़्यादा। ओके, 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी देखने को मिली, 2002 में कितने लोग हैं, है ना, 2002 में कितने कर्मचारी हैं, 4950। 2003 में कितने कर्मचारी हैं कंपनी में, तो है 5000। ओके, अगर हम, है ना, 5000 को 4950 से माइनस करें और 4950 से डिवाइड करें, गुने 100 करें, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 1% देखने को मिलेगा, वही यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा। ओके, 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या के लगभग कितने प्रतिशत थी, 2003 में टोटल लोग कितने काम कर रहे हैं और 2006 में टोटल लोग कितने काम कर रहे हैं, तो 2003 में 5000 लोग काम कर रहे हैं और 2006 में 5200 लोग काम कर रहे हैं। 5000 को अगर हम 5200 से भाग देते हैं, गुने 100 करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, 96.15%।
ये आंसर मिल जाएगा। 95 में है, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या, सबसे कम संख्या में जो कंपनी में शामिल हो रहे हैं वो कितना हो रहे हैं, 450 हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा कंपनी को छोड़ रहे हैं किस है ना, वो कितनी संख्या है, तो वो है 650। और इन दोनों को हम काटेंगे तो कितना आएगा, 9/13 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो भी हमारा क्या है ना, ग्राफ बेस्ड ही है ना। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है 2013 से 2014 तक खिलौने में के उत्पाद में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। तो 2000 आपका 13 में देखिए 75 है, और 2014 में कितना है, 60 है। तो दोनों की प्रतिशत गिरावट देखेंगे तो 60 माइनस 75 डिवाइड बाय 75 गुने 100 अगर करते हैं तो ये कितना देखने को मिलेगा, 20% की गिरावट हमें देखने को मिलेगी। ओके, 2015 और 16 की औसत उत्पाद कितनी है, तो 2015 और 16 के देखते हैं तो 80 प्लस 65 कितना हो जाएगा, 145। इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 72.5। तो इन 72.5 किन दो युग्मों को जोड़ के उसका औसत निकालने से हमें मिलेगा 2012 और 17 की अगर हम देखें, 2012 में कितना है 55, 2017 में कितना है 90, दोनों को जोड़े तो कितना होगा 145। इसको भी अगर इसका भी हम एवरेज निकालते हैं तो कितना होगा 72.5 के बराबर होगा। तो ये 2012 या 17 आंसर इसका होगा। ओके, 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पाद में लगभग कितने प्रतिशत की कमी देखने को मिली है, तो वो है हमारा, अगर 2018 में देखें तो 95 था, और 2011 में देखें तो कितना था 40, डिवाइडेड बाई 40 गुने 100 अगर करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 137.5 देखने को मिलेगा। ओके, अगर हम नेक्स्ट बात करें 99 में, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पाद की में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक देखने को मिली है, तो वो 2017 में है। 2017 में कितना है, 38.40% देखने को मिला है ना। ये सभी वर्षों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट, दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पाद दिए गए वर्षों के औसत उत्पाद से अधिक था। तो औसत उत्पाद अगर हम देखें, औसत उत्पाद हमें कितना देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है हमें 70, है ना। अगर सभी को जोड़ते हैं और उसको हम 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना नहीं मिलेगा हमें, 70। तो देखते हैं इसमें 70 से ज़्यादा कितने टर्म्स हैं, 70 से ज़्यादा कितने टर्म्स हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।